वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, जहां हम बात करेंगे आज अपने नीट और IIT का जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ था, मंथली एग्ज़ाम 4.0, उसके पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। केमिस्ट्री में 12th वाले बच्चे जो अपने मोस्टली 3 चैप्टर थे। एक तो था आपके यहाँ पर जैवाणु बायोमोलिक्यूल्स, एक आपके चैप्टर जो था वो था डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक चैप्टर था आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से। तो इन तीनों चैप्टरों के कुछ क्वेश्चंस है, लगभग 50 क्वेश्चन है अपने IIT और जेई मेंस के। तो उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। तो देखो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक्टेनॉइड प्रकृति में नहीं मिलता है। तो देखो वैसे 90, 91, 92 और 103 चारों ही क्या है, एक्टिनॉइड है, 5F श्रेणी के सदस्य। लेकिन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रकृति में नहीं मिलता है। तो बच्चों याद करो, ट्रांस यूरेनिक तत्व है, पैरा यूरेनियम तत्व है या प्रा यूरेनिक तत्व है। यूरेनियम के बाद, यूरेनियम 92 पर आता है, उसके बाद आने वाले तत्व जो होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक होते हैं। तो देखो ये तो 92 के पहले या 92 तक आ रहे हैं। 92 के बाद केवल Lr आ रहा है, लोरेंसियम। तो यह आपका राइट आंसर होगा Lr 103। ये थोड़ा लिखने में भी इसको मिसप्रिंट है, इसको ऐसे लिखते हैं Lr, ये 103 पहले आता है, ध्यान रखना। 103 बाद में नहीं लिखा जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। तो देखो जो सीरियम, ये +3 के साथ +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। टाइटेनियम ये +2 दर्शाता है, +2 के अलावा +3 भी दर्शाता है, और +3 के अलावा +4 दर्शाता है। और देखो ये यूरोपियम, ये भी आपके EU +3 और +4 दर्शाता है। लेकिन प्लेटिनम जो होता है बच्चों, ये केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। क्लियर। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा, 1 मिनट देखो इसमें, पहले इसमें देखो, ये अपने एक बार वापस देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 मिनट देखो प्लेटिनम वाले को वापस, ये पहले हम तत्व लिखते हैं अपने। ये अपने सिर पर लेकर नंगाड़ा, परमेश्वरी, समझा, ईओ। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम। ये F1, फिर आपके F2, F4, F5, F6 और F7। तो यहाँ डी में 0 हो गया, यहाँ डी में 0 है, यहाँ डी में 0 है। बच्चों यहाँ राइट आंसर यूरोपियम होगा। यूरोपियम +2 और +3 दर्शाता है, +4 नहीं दर्शाता है। +4 नहीं दर्शाता है, +2 और +3 दर्शाता है। जबकि सीरियम, टाइटेनियम और प्लेटिनम तीनों ही +4 दर्शाते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, यूरोपियम होगा। EU जो है वो +2 दर्शाता है, +3 दर्शाता है, लेकिन +4 नहीं दर्शाता है। क्लियर। निम्न में से कौन सा, ये आयत की जगह आयन है, प्रतिचुंबकीय, और यहाँ आगे आएगा रंगहीन। प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होगा ये भी मिसप्रिंट है, रंगहीन है। तो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो देखो लेंथेनम 57 नंबर पर आता है, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब जिनोन का विन्यास प्राप्त कर लिया। तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। Lu लुटेशियम है आपके, यह आता है आपके 71 पर। 4F में होते हैं इसमें 14, 5D में 1 होता है, 6S में 2। इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसमें भी लोन पेयर नहीं है। Zn +2, 3D10, 4S2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसमें भी लोन पेयर नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ओल। कोई भी इन तीनों में से ऐसा नहीं है जिस पे लोन पेयर हो, और लोन पेयर नहीं है इसलिए प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनॉइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो लेंथेनॉइडों का विन्यास होता है 4F। जिनोन के बाद 4F में आपके 1 से लेकर 14, 5D में आपके 0 और 1, और 6S में 2, ये होगा विन्यास। तो देखो यहाँ 4F 14 आ गया, ये लेंथेनॉइड्स का नहीं है विन्यास। ये तो लेंथेनॉइड श्रेणी के लास्ट सदस्य का है। ये देखो अपने यहाँ 0 से 14 आ गया,
0 से 14 होता नहीं है, 1 से 14 होता, हाँ 5 होता तो यहाँ बिल्कुल 0 हो जाता। यहाँ पर देखो 0 से 14 आ रहा है, मतलब यहाँ आपका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर? इसमें आपका होगा नन ऑफ दीज। इसके बाद देखो अगला पेज निकालते हैं। पेज को पहले जूम करते हैं थोड़ा। ये देखो अपने पास सामने ये पेज दिया हुआ है। यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, सीरियम प्लस 4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता। देखो जो सीरियम, यहाँ पर सीरियम की बात करें 58 नंबर पर आता है ये। जिनोन तक 14 इलेक्ट्रॉन, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 और 6s में 2। ये कह रहा है ये प्लस 4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। तो देखो जैसे सीरियम पर +4 आएगा, विन्यास क्या रह जाएगा? जिनोन वाला। बाकी सब में तो क्या आ जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये +4 ऑक्सीजन अवस्था क्यों दर्शाता है? इसकी प्रवृत्ति जिनोन अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की होती है, इसलिए। तो राइट आंसर होगा आपका तीसरा। क्लियर? एक्टिनोइड द्वारा दर्शाई जाने वाली उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था, तो देखो एक्टिनोइड जो होते हैं +3, +4 के अलावा +6 और +7 ऑक्सीजन अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके। क्लियर? गैडोलीनियम परमाणु क्रमांक 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। कैसे? देखो जिनोन तक 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 54 और 2 56, 56 और 1 57, 57 और 7 64। तो आपका राइट आंसर पहला होगा। गैडोलीनियम में होता तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो 64 होते हैं, लेकिन गैडोलीनियम का विन्यास ये 1 नंबर वाला होगा। क्लियर? लेंथेनोइडों द्वारा कौन सी ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? तो देखो लेंथेनोइडों की मुख्य ऑक्सीजन अवस्था +3 होती है। सीरियम और ट्रिबियम +2 दर्शाते हैं, यूरोपियम और इट्रिबियम +4 दर्शाते हैं, मतलब +6 ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाते हैं। तो राइट आंसर आपका +6 होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है यहां पर नवा क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से आयनों का युग्म रंगहीन है। कौन सा युग्म जो है वो रंगहीन है? तो जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित अवस्था में, वो रंगीन होगा। तो देखो यहां पर आपके Mn का जो विन्यास होता है 3d5 4s2, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे तो विन्यास क्या होगा? 3d में रह जाएंगे आपके 4। कोबाल्ट की 3d7 4s2, अगर कोबाल्ट जो है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे तो इसमें 3d में 6 रहेंगे। देखो इसके बाद आयरन में, तो आयरन का होता है 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो 3d5 रहेगा। क्रोमियम 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे तो 3d में 3। इनमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब रंगहीन नहीं होंगे। जिंक देखो 3d10 4s2 होता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे तो 3d10 रहेगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। स्केडियम में देखो, स्केडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d1 4s2, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका विन्यास क्या होगा? 3d0, यानी आर्गन का विन्यास। तो आपका राइट आंसर जिंक +2 स्केडियम +3 होगा। आई थिंक इसमें किसी का कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक उत्प्रेरक के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो देखो उत्प्रेरक जो होते हैं उनके पास रिक्त डी कक्षक होने चाहिए, उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था होनी चाहिए। देखो यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था ये तो आवश्यक शर्त है। उच्च आयनन विभव, उच्च आयनन विभव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी धातु का आयनन विभव कम हो, जैसे सार धातुओं का आयनन विभव कम होता है, लेकिन सार धातुएं भी तो अपने क्या होती है? एज ए कैटेलाइज उत्प्रेरक काम में आती है। तो राइट आंसर ये होगा आपके उच्च आयनन विभव। क्लियर? इसी में देखो इसके 2 ऑप्शन आगे और दिए हुए, वो देख लो। एक रिक्त कक्षक लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है सतह पर मुक्त संयोजकता, ये दोनों तो रिक्वायर्ड है। तो आपका राइट आंसर वही होगा पीछे वाला जो मैंने बताया आपको। उच्च आयनन विभव की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। संक्रमण तत्वों की श्रेणी Z = 39 से 48,
तो देखो 4D श्रृंखला जो होती है वो बच्चों आपके 39 से स्टार्ट होती है और 48 तक जाती है, Y2CD। ये तो राइट आंसर 4D श्रृंखला होगा। अधिकतम चुंबक आघूर्ण दर्शाएगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो देखो D5 में क्या होता है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 5 है D5 में। जैसे 6 भरेंगे तो n का मान कितना आ गया 4, 7 भरेंगे तो n का मान 3 और 8 भर दिया तो n का मान 2। तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D5 में, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है किसी के। 3D श्रेणी के निम्नलिखित विन्यासों में से कौन से अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा? तो देखो ये देख लो आप, सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन यहीं दिखाई दे रहे हैं और उत्तेजित अवस्था में और ज्यादा हो जाएंगे, तो आर्गन 3D5 4s2। निम्नलिखित में से कौन से आयनों का युग्म चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण का मान समान है? तो जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन समान हो, तो देखो कॉपर प्लस में तो होता है 3D10 और +2 में होता है 3D9, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है इसमें 0 है, ये नहीं होगा। टाइटेनियम +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, वेनेडियम +2 में होते हैं 3, मतलब ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट +3, तो बच्चों कोबाल्ट +3 में विन्यास रह जाएगा आपके D6 और आयरन +3 में भी विन्यास रहेगा D6, मतलब दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4-4 है, मतलब राइट आंसर ये होगा दूसरा वाला। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज अपचाई की तरह कार्य करेगी जो इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करेगी? तो देखो Ce+3 को देखो, सीरियम इसका विन्यास होता है बच्चों आपके, एक बार देखो इनको बाकी को साफ करते हैं, पहले केवल सीरियम की बात करते हैं। यहाँ उत्तर राइट आंसर आपका क्या होगा सीरियम। देखो इसमें 4D श्रृंखला बताया था, इसमें D5, इसमें ये आर्गन ये वाला, इसमें ये, और इसमें सीरियम +3 होगा। कैसे? देखो भाई सीरियम का विन्यास होता है 4f 1, 5d 1, 4s में 2। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो विन्यास क्या होगा 4f1, 5d में 0 और 6s में 0, 4s सॉरी यहाँ 6s है, ये 6s में भी 0, और इनसे पहले अक्रिय गैस जिनोन होती है। अब देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे सीरियम और +4 बना ले तो विन्यास क्या होगा जिनोन के समान यानी अधिक स्थायी हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण सर्वाधिक है, तो राइट आंसर सीरियम होगा। आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। आगे वाले 2 क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है एक ये सॉरी इस पेज में, निम्न में से कौन सा युग्म लगभग समान आकार रखता है? तो बच्चों देखो 4D और 5D श्रेणी के तत्व जो होते हैं, 4D एवं 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? लगभग समान, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड संकुचन। तो देखो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं, एक तो आपको दी हुई है 4D श्रेणी, तो यहाँ पर देखो ये है जरा, और दूसरी आपको 5D, ये तो कुछ तत्व तो ये है, बाकी और लिखते हैं, देखो इनके आगे वाले भी लिखते हैं। ये आ गया देखो अपने पास, ये तीसरा ऑप्शन ये आ गया देखो, ये NB और TA 41 और 71 ये दोनों क्या है समान, तो इनका परमाणु आकार क्या है लगभग समान है, कारण लेंथेनोइड संकुचन। इनमें क्या आ गया यहाँ लेंथेनोइड संकुचन, 4f के 14 सदस्य आ गए, तो लेंथेनोइड संकुचन के कारण इनकी त्रिज्या घटकर 4f के बराबर रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके निम्न में से Mn का ऑक्सीकरण अवस्था +6 होगी, इनमें से किसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होगी आपको ये देखना है। तो देखो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +6 निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसी की निकालते हैं, तो K2MnO4 भाई ऑक्सीजन 4 है, 4 × -2 ये हो गया -8। Mn ज्ञात करना है तो ये अक्स हो जाएगा, पोटेशियम 2 है, 2 × +1 2 हो गया, 2 + अक्स -8 बराबर 0, तो अक्स -6 बराबर 0, तो अक्स बराबर +6 आ गया। ये तो पहले में आ गया आपके राइट आंसर। दूसरों का और चेक कर लेते हैं, पता नहीं किसी की और हो तो देखो यहाँ Mn के आगे केवल O2 है, 1 O का -2 2 का -4 प्लस हो जाएगा तो +4 है। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था
+4 है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था देखो 8 में से 1 गया तो +7 है। इसमें अपने ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 8 में से 1 गया तो ये भी +7 है। जबकि यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6। तो राइट आंसर ये होगा। किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, आपको लोन पेयर देखने। तो देखो इसका D6 विन्यास होता है Mn+3 में, इसमें D4 हो जाएगा, Mn+2 में D5 रहेगा और क्रोमियम +3 में D3। तो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो इसमें तो 4 है, n का मान 4, यहाँ पर भी n का मान 4, यहाँ 3 और यहाँ 5। तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Mn+2 में, तो चुंबकीय आघूर्ण इसका ही ज्यादा होगा। निम्न में से कौन मिश्र धातु अधिकतम संख्या में, बच्चों मिश्र धातुएं आपके ऐप कक्षक के तत्वों की मिश्र धातुओं को कहते हैं और उनमें सबसे ज्यादा मिश्र धातु सीरियम बनाता है। तो ये सीरियम सर्वाधिक मात्रा में मिश्र धातु बनाता है। निम्न में से कौन सा लैंथेनोइड आयन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और सोल्व करते हैं। देखो देखो एक तो सीरियम दिया हुआ है, ये 4 सदस्य दिए और सबकी ऑक्सीकरण अवस्था 3। इसमें 4f में 1 रहेगा, इसमें 4f में 2 रहेंगे, इसमें 4f में आपके 4 रहेंगे और इसमें 4f में 5। तो f कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा pm में ही है। तो यही होगा आपका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेशन नहीं दर्शाता है। बच्चों आपको पता है किलेशन या किलेट प्रभाव, किलेट प्रभाव की बात करें तो किलेट प्रभाव अपने कौन दर्शाते हैं, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड। तो इनमें से जो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड नहीं है वो चेक कर लो। तो देखो यहां पर अपने ई डेटा बहुदंतुक लिगेंड है, मतलब ये तो दर्शाता है DMG डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीम द्विदंतुक लिगेंड है। एथिली एथेन 1,2 डायमीन द्विदंतुक लिगेंड है। ये तीनों तो किलेट प्रभाव दर्शाते। देखो SCN ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये एक दंतुक लिगेंड है और एक दंतुक लिगेंड किलेट प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, उनमें वले नहीं बनती है। KCO का होल फॉर्म में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट में देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है तो इसका ऑक्सीकरण 0, कोबाल्ट इसका +1। तो यहाँ पर आपके कोबाल्ट का ऑक्सीकरण आप निकालोगे तो यहाँ पर देखो, वैसे किसी भी धातु परमाणु का ऑक्सीकरण कभी भी माइनस होता नहीं है बच्चों, कभी भी माइनस नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आपके इसका ऑक्सीकरण निकालोगे तो -1 आएगा। कैसे देखो, KCO का होल 4 तो +1 संख्या एक ही है, 1 × x और 4 × 0 = 0। तो 1 + x = 0 तो x = -1। ठीक है, आपको इसका निकाल के बताना तो -1 आएगा। निम्न में से कौन सी स्पीसीज लिगेंड नहीं है, इनमें से कौन है जो लिगेंड ही नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सी स्पीसीज लिगेंड नहीं है। तो देखो इनमें से कौन सी स्पीसीज लिगेंड नहीं है वो पता करते हैं। तो देखो इनके इसमें अपने आया था -1, ये SCN आया था। देखो जो NO लिगेंड होता है, ये इन लिगेंड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल लिगेंड होता है। NH4 ये लिगेंड नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तो बच्चों केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसने बंद बना लिया, मतलब किसी को कुछ नहीं देगा। नाइट्रोजन में 5 होते हैं परंतु NH4 है तो ये 4 बना लिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहा। जबकि लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो इन चारों 5 परमाणु में से किसी के पास इलेक्ट्रॉन युग्म ही नहीं है देने के लिए। तो राइट आंसर अमोनिया होगा, NH4 होगा, अमोनियम। इस पर प्लस का चिन्ह आता तो अमोनियम हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट पेज देखो, अगला कह रहा है बच्चों अपने संकुल FE
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये कह रहा है, ये साइन पहले के लगे हुए हैं, इनको थोड़ा मिटा देता हूं, इरेजर कर देता हूं, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है NH2CH2CH2 NH2 यानी ईन किस प्रकार रूप में प्रयुक्त होता है बच्चों। देखो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड नहीं है, ऋणायनिक लिगेंड भी नहीं है, उदासीन होता है, धनायनिक भी नहीं होता है, किलेटिंग लिगेंड। बच्चों किलेटिंग लिगेंड आपको पता है द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंडों को ही कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें किलेटिंग लिगेंड होगा। क्लियर, राइट आंसर क्या होगा, किलेटिंग लिगेंड। 28वें में दूसरा होगा ऑप्शन। क्लियर, 27वें में भी आपके दूसरा ही था, 27 में 2 था, 26 में 4 था, 25 में 4 था, और इससे पहले जो आपके 24 नंबर था उसमें आपको बताया था मैंने 1 था। क्लियर, नेक्स्ट पेज निकालते हैं। देखो नेक्स्ट पेज को पहले तो बड़ा करते हैं, ठीक है, ये लेते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है FeCN6 3 माइनस आयन का ऑक्सीकरण अंक, तो निकाल लो। Fe1 इंटू अक्स साइनाइड 6 इंटू -1 बराबर -3, तो अक्स -6 बराबर -3, तो अक्स बराबर -3 प्लस 6, तो अक्स बराबर +3। तो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन +3। COF6 -3 में CO की उपसंयोजन संख्या देखो, F क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, तो अपना सूत्र होता है कोऑर्डिनेशन संख्या निकालने का दंतुकता इंटू लिगेंड की संख्या। तो दंतुकता आपके 1, लिगेंड 6, तो कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी 6। तीसरा होगा निम्न में से मिलान कीजिए तथा सही विकल्प को चुनो। देखो एथिलीन डायमीन एक द्विदंतुक लिगेंड है, हाइड्रोजीन एक दंतुक लिगेंड है, डाइईन ये एक त्रिदंतुक लिगेंड है बच्चों। तो बचा क्या, DMG ये द्विलक बनाता है, बिल्कुल बना लेगा द्विलक, क्योंकि DMG में क्या होता है CO नेगेटिव होता है, और जिनमें CO समूह होता है वो द्विदंतुक द्विलक बनाते हैं। तो राइट आंसर ये देखो आपके M में आ रहा है P, B में आ रहा है आपके R, C में आ रहा है आपके S। तो इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर अपने मिलाए थे हमने, ये तो वापस मिटा देता हूँ मैं, इनके उत्तर देख लो एक बार, वापस लिख देता हूँ। तो देखो मिलाए थे हमने, तो ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, हाइड्रोजीन एक दंतुक लिगेंड है, डाइईन जो है वो आपके त्रिदंतुक लिगेंड है, डाईएमजी द्विलक। तो पहले में आएगा P, ये सब में P है, दूसरे में आएगा आपके R, ये R इसी में है, 2 में R है, तीसरे में आएगा आपके S। तो ये आपका तीसरा राइट आंसर होगा, ये वाला होगा राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट पेज इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है CN एक उभयधर्मी लिगेंड है। CN उभयधर्मी लिगेंड होता है बच्चों, लेकिन क्यों होता है उभयधर्मी लिगेंड ये आपको पता है, क्योंकि इसमें C और N दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होगी तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ज्यूट्राइन है, तो बच्चों ज्यूट्राइन क्या होता है, ये होता है आपके NH3 प्लस CH2 COO-। अब देखो इस पर एक प्लस और एक माइनस है, तो ना तो धनायन कह सकते हैं ना ऋणावेशित कह सकते हैं। जब आवेश धनावेश और ऋणावेश बराबर है मतलब कैसा है, उदासीन आयन। प्रोटीन बीट शीट में संरूपण एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, देखो ये अपने R होता है, फिर ये C होता है, इस पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है, और इस पर एक क्या जुड़ा होता है आपके अपने NH2 होता है ये। तो इनमें क्या होता है, दूसरा जैसे हम लेते हैं इसमें ये R ले लिया, ये C ले लिया, डबल बॉन्ड O, ये इधर NH2, तो ये आपके एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, और दो अलग अलग अणुओं में हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो उसको बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। राइट आंसर होगा आपके A। DNA में आपके प्यूरिन सारक होते हैं, DNA जो होता है उसमें प्यूरिन सारक होते हैं। तो बच्चों एडिनिन और ग्वाइनिन ये दो प्यूरिन सारक होते हैं आपके। तो राइट आंसर होगा, ये दोनों सही है तो ये होगा दूसरा, एडिनिन और ग्वाइनिन प्यूरिन सारक है,
जबकि थायमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो प्रीमिडीन क्षारक होते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर दूसरा होगा आपका। 34 में एक होगा, 33 में भी एक, 33 33 पहला, 34 में पहला, जबकि 35 में उत्तर होगा दूसरा। क्लियर? 36 देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट कथन कौन सा स्टेटमेंट? तो बच्चों डीएनए में डिऑक्सी राइबोज और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ क्वेश्चन में चेंज करवाया था, डीएनए में यूरेसिल, सॉरी थायमिन, डीएनए में थायमिन, यहाँ थायमिन शब्द आएगा, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। उपरोक्त दोनों सही है, तो राइट आंसर तीसरा होगा, उपरोक्त दोनों। क्लियर? 36वें में आपके तीसरा आंसर है, तो आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। 35 में दूसरा है, और उससे पहले वाले जो थे आपके 34 और 33 में एक नंबर था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरएनए के अनुवादन से प्राप्त होता है। तो बच्चों आरएनए जो होता है, आरएनए का ये कह रहा है आरएनए के अनुवादन से प्राप्त होता है। तो बच्चों आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए का निर्माण आरएनए नहीं करता है, डीएनए के आदेश पर विशेष प्रोटीन का निर्माण, तो केवल प्रोटीन आएगा। प्रोटीन का जल अपघटन करने से, तो बच्चों प्रोटीन के जल अपघटन से क्या बनते हैं? पेप्टाइड, और पेप्टाइड के जल अपघटन से एल्फा एमिनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल और पेप्टाइड दोनों बनते हैं, तो राइट आंसर चौथा होगा। निम्न में से किसमें हेमीएसिटेल, हेमीएसिटेल बच्चों एल्डिहाइड बनाते हैं अल्कोहल से क्रिया करके, एसिटेल और हेमीएसिटेल, यानी एल्डिहाइड किसमें नहीं है वो देख लो। तो अपने माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज में बच्चों कीटोन होता है, तो राइट आंसर फ्रक्टोज होता। फ्रक्टोज कीटेल बनाता है बच्चों, वो एसिटेल नहीं बनाता है, तो राइट आंसर फ्रक्टोज होगा। इसमें एक होगा, इसमें आपके 4 नंबर होगा, इसमें 1 नंबर। एमिनो एसिड में एमिनो समूह की संख्या कार्बोनिक समूह से अधिक होना दर्शाता है। बच्चों देखो अपने एमिनो अम्लों में NH2 और COOH समूह दोनों होते हैं, अगर दोनों की संख्या बराबर है तो उदासीन होगा। अगर मान लो NH2 ज़्यादा है तो क्षारीय है, COOH ज़्यादा है तो अम्लीय। ये पूछ रहा है NH2 की संख्या अधिक होना किसको दर्शाता है? तो क्षारीय, तो ये क्षारीय होगा। कौन से एमिनो अम्ल अनावश्यक कहलाते हैं जो शरीर में बन सकते हैं? बिल्कुल जो शरीर में बनते हैं वही अनावश्यक होते हैं, क्योंकि जिसके घर में छाछ है वो पड़ोसी से छाछ लेने थोड़ी जाता है। मतलब जो अपने घर में अवेलेबल, हम किसी से उधार नहीं लेते, तो जो शरीर में बनते हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं है, तो वो अनावश्यक होंगे। क्लियर? अगला कह रहा है आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, तो इनमें से आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा नहीं है वो चेक करना है। तो आवश्यक एमिनो अम्लों को याद रखने का मैंने आपको एक सूत्र बताया था, टीवी मिल पथ, ये 10 होते हैं आपके, तो ये देख लो इनमें से। एस नहीं आ रहा देखो इसमें कहीं पे भी, मतलब सेरीन, सेरीन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। बाकी देखो एल का लाइसिन का ले आ रहा है, टी थायमीन का टी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ टी ट्रिप्टोफेन दोनों आ रहे हैं, सेरीन नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा सेरीन। ग्लूकोज के एनामर एल्फा व बीटा रूप का त्रिविम समवायी, बच्चों एनामर समवायी कौन से होते हैं? प्रथम कार्बन से जुड़े H और OH का विन्यास डिफरेंट, तो C1 कार्बन। रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है डाइसल्फाइड वंश से। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मोनोसेकेराइड को शर्करा कहते हैं, ये तो सही बात है। पॉलीसेकेराइड अशर्करा होती है, ये भी सही बात है। माल्टोज व लैक्टोज अपचायिक शर्करा, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सही, तो राइट आंसर उपरोक्त सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके ग्लाइकोजन की संरचना समान होती है बच्चों, एमिलोपेक्टिन के समान होती है, तो राइट आंसर दूसरा होगा। इसमें 4 था, इसमें 2 था। 44 में सेकंड, 45 में 4, 46 में भी सेकंड। नेक्स्ट लास्ट पेज देख लेते हैं। ये अपने 4 क्वेश्चन शेष है, इनको और देख लो।
फिर अपना पेपर कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री वाला पार्ट। ये कह रहा है विटामिन सी कहलाता है बच्चों, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मतलब ये अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में तो क्या नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा, मतलब एंटी स्कर्वी हो गया। तो राइट आंसर होगा प्रति स्कर्वी। देखो प्रतिबंध्यता ये तो इसमें नहीं आएगा। अपचायी शर्करा वो होती है जो फेलिंग विलियन को अपचेत करती है, बिल्कुल इस अपचेत करती है, टोलेन अभिक्रमक को अपचेत करती है, दोनों को अपचेत करेगी। इनमें एल्डिहाइड कीटोनिक समूह होता है, बिल्कुल उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी। क्लियर। निम्न में से कौन एक डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो क्विनोल नहीं पाया जाता बच्चों डीएनए में। थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन ये तो पाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है आपके क्विनोल, क्योंकि देखो साइटोसिन और थायमिन प्रिविडीन सारक है, एडिनोन और ग्वाइनिन आपके प्यूरिन सारक होते हैं, क्विनोल नहीं होता है। लास्ट है लाइसिन वाला, लाइसिन NH2CH2 का होल 4 CH NH2COOH है। तो देखो ये कार्बन और कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा कार्बन एल्फा कार्बन है और NH2 एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एल्फा एमिनो अम्ल है। क्लियर, एल्फा एमिनो अम्ल है। और लाइसिन जो होता है बच्चों आपके आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, तो शरीर में संश्लेषित होते हो तो अनावश्यक होते हैं, तो राइट आंसर यही होगा। क्लियर, ये था आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट। कोई भी समस्या हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वापस पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।